नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव से संबंधित। देखो, वैसे ये आर्टिकल थोड़ा नेगेटिव है, आपका दिल टूट जाएगा ये आर्टिकल सुन के, लेकिन आपको आदत है शायद हर प्रकार के व्यूज़ को सुनने की। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे ओआरएफ का। अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो रेस चल रही है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट शटडाउन्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, विभिन्न प्राइवेट कंपनीज और देशों के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की रेस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ का है कहाँ पे। मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ से 180 से लेके 2000 किलोमीटर की हाइट पर जो ऑर्बिट है ये है लो अर्थ ऑर्बिट। 180 से लेके 2000 किलोमीटर की हाइट के बीच में है लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद मिड अर्थ ऑर्बिट है 2000 से लेके 35,700 किलोमीटर की हाइट के बीच में। और सबसे ऊपर हाई अर्थ एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, या फिर यूं कहें 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट के बाद जो ऑर्बिट है वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस इस आर्टिकल में लो अर्थ ऑर्बिट है, तो इसलिए हम सिर्फ इसी ऑर्बिट की बात करेंगे। अगर देखो, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, यानी अर्थ के ऊपर 180 से लेके 2000 किलोमीटर की हाइट के बीच में सैटेलाइट्स अगर लॉन्च किए जाते हैं, तो फिर डिस्टेंस थोड़ा होने के कारण, क्योंकि हाइट कम है ना, डिस्टेंस थोड़ा होने के कारण कम्युनिकेशन जल्दी होता है, तेज होता है और इम्प्रूव्ड होता है। डेटा ट्रांसमिशन की रेट भी हाई होती है अगर लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना ये एक अट्रैक्टिव चॉइस है, चाहे किसी प्रकार का सैटेलाइट हो, कॉमर्शियल सैटेलाइट हो, सिविलियन सैटेलाइट हो या फिर मिलिट्री सैटेलाइट हो। इसी वजह से देखो, पिछले कुछ सालों में लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, ज़्यादा R&D हो रही है। ये देखो, ये वो कंपनीज हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लॉन्च करके, एक तो होता है कि सैटेलाइट लॉन्च करना, 10-20 सैटेलाइट लॉन्च करना, लेकिन ये कंपनीज तो पूरा कॉन्स्टलेशन लॉन्च करने जा रही हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब सैटेलाइट्स का ग्रुप। आमतौर पे कॉन्स्टलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्स के कंटेक्स्ट में, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं। तो अमेजोन कंपनी जो है वो अपने प्रोजेक्ट कूपियर के अंतर्गत 3,236 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही हैं। स्पेसएक्स कंपनी, एलोन मस्क की कंपनी है, 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रही हैं। हालांकि इनका प्लान ये है कि 12,000 के अलावा भी कुछ और सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएं। इसके बाद गूगल, वन वेब, टेलीकास्ट, इनका भी अलग अलग प्लान है अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंपनीज इतने सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों लॉन्च करना चाहती हैं। देखो, इन कंपनीज के अपने अपने प्रोजेक्ट हैं। अर्थ पर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनीज इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं। खैर, ये तो हमने बात की प्राइवेट कंपनीज की। अभी ये आर्टिकल इसलिए पब्लिश हुआ है क्योंकि चाइना भी अब इस रेस में शामिल हो गया है। चाइना ने कहा है कि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा गुआवांग, यानी GW। बाकी प्राइवेट कंपनीज की तरह चाइना भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑलमोस्ट 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो रेस है उसमें लेटेस्ट एंट्रेंट है चाइना।
देखो अब इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स अगर लॉन्च होंगे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में, तो फिर इससे बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारी चिंताएं भी हैं। अगर सबसे पहले चिंता की बात करें, क्योंकि देखो ये छोटी हाइट पे है, 180 से लेके 2000 किलोमीटर की हाइट पर है लो अर्थ ऑर्बिट, तो सर्कल छोटा बनेगा, यानी वॉल्यूम कम होगा। अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें, वो तो होता है 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, बड़ा सर्कल बनेगा, वॉल्यूम ज़्यादा होता, ज़्यादा सैटेलाइट्स आते। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में कम सैटेलाइट आ सकते हैं क्योंकि सर्कल छोटा बन रहा है, वॉल्यूम कम है, स्पेस कम है। स्पेस कम है लेकिन सैटेलाइट्स ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, तो खतरा काफ़ी है। एक तो देखो सैटेलाइट्स के आपस में सिग्नल जो हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं, तो सैटेलाइट्स के ऑपरेशन प्रभावित होंगे। दूसरा, सैटेलाइट आपस में टकरा भी तो सकते हैं ना, इतने कम स्पेस में आप हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हो, बल्कि लाखों हो जाएंगे। जो रेस चल रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सैटेलाइट्स के आपस में एक्सीडेंट होने की संभावना पैदा हो जाएगी। तीसरा, अब मान लीजिए कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो घूमते तो रहेंगे ना उसी ऑर्बिट में, यानी डेब्रिस जो है, कचरा जो है, वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। कल को वो कचरा किसी फंक्शनल सैटेलाइट से टकरा सकता है, तो इस वजह से भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इतना ज़्यादा डेब्रिस यानी कचरा होगा, तो कल को जो यूजफुल मिशंस है ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, जैसे नॉर्मल सा देख लीजिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना है, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2019 के मेंस में, या फिर नियर स्पेस में स्टडी करने के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है। अब ये यूजफुल मिशंस प्रभावित हो सकते हैं इस ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से या फिर ज़्यादा कचरे की वजह से, ये नुकसान होंगे। इसके बाद देखो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा, चलो इन प्राइवेट कंपनीज की तो मान ली, चाइना क्यों इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहता है लो अर्थ ऑर्बिट में? रीजन तो देखो सेम है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना। बट बात ये है, चाइना में तो इंटरनेट सर्विसेज ऑलरेडी अच्छी हैं, बड़े बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं चाइना में, तो फिर क्या इस प्रोजेक्ट की सहायता से चाइना में टेलीकॉम सर्विसेज या फिर इंटरनेट सर्विसेज और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी? शायद नहीं। लेकिन देखो चाइना के दूसरे कंसर्न्स हैं। चाइना का मेन कंसर्न ये है, जैसे देखो पहले यूएसएसआर और यूएसए के बीच कोल्ड वार चल रहा था ना, तो उस समय जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की रेस चल रही थी, तो यूएसएसआर को डर लगता था कहीं नासा की मोनोपोली ना हो जाए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, उसको तोड़ने के लिए यूएसएसआर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था। वही डर अभी चाइना को है, क्योंकि ये सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं ज़्यादातर यूएसए की ही हैं, तो चाइना को डर ये लग रहा है कहीं लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो यूएसए की प्राइवेट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सहायता से कल को जो चाइना के यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट पर, उसको इन्फ्लुएंस ना करने लगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये कंपनीज। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता कि यूएसए की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार की मोनोपोली हो लो अर्थ ऑर्बिट में, इसीलिए चाइना ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। दूसरा देखो चाइना के ये भी एस्पायरेशंस हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें चाइना कनेक्टिविटी पे काफ़ी फोकस कर रहा है, तो जो गरीब देश हैं जिनमें चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है, वहाँ पे चाइना इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने इस प्रोजेक्ट गुआंगवांग की सहायता से, जिसमें चाइना 13,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। अब लास्ट में अगर बात करें कंक्लूजन की, देखो इतने सैटेलाइट्स लॉन्च तो किए जा रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन थोड़ा संभल के चलना होगा। विभिन्न प्लेयर्स को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा ताकि कचरा कम से कम फैले लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को इस्टेब्लिश करना होगा जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की प्रेजेंस को रेगुलेट करे। अदरवाइज तो देखो पूरा कैओस क्रिएट हो जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। आगे जाके इवन यूजफुल पर्पजेस के लिए भी जो जरूरी हैं उसके लिए भी लो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रैफिक कंजेशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल
कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। ये आर्टिकल लिखा गया है हैप्पीमन जैकब के द्वारा। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव ने इंडिया को पूरी तरह से परेशान करके रखा है। हालात इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और विभिन्न देशों ने इंडिया को एड यानी मदद भेजी है। देखो, ये 17 साल बाद है कि इंडिया ने किसी नेचुरल डिजास्टर के वक्त दूसरे देशों से एड स्वीकार की है। अदरवाइज तो देखो, जब 2004 में सुनामी लहरें आई थीं, उसके बाद से इंडिया ने ये पॉलिसी बना ली थी कि नेचुरल डिजास्टर्स से इंडिया अपने आप से निपटेगा और नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान दूसरे देशों से मदद नहीं लेगा। बट 17 सालों बाद इंडिया ने दूसरे देशों से मदद स्वीकार की। अभी तक 40 से ज़्यादा देश इंडिया को मदद दे चुके हैं। राइटर कहते हैं इससे इंडिया की एक जो एस्पायरेशन है वर्ल्ड में बड़ी पावर बनने की, वो एस्पायरेशन डेंट होगी, प्रभावित होगी। आसपास के रीजन में इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो भी कम होगा और इंडिया की लीडरशिप भी पहले के अपेक्षाकृत कमज़ोर होगी। इस वजह से इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट है, यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल में डिस्कस किया जाता है कैसे इंडिया की जो रीजनल प्राइमेसी है वो प्रभावित होगी कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है इसके कारण। राइटर कहते हैं देखो, ऑलरेडी चाइना काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है इंडिया के आसपास के रीजन में अपना दबदबा इस्टेब्लिश करने की, यानी अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की। देखो, आसपास के रीजन में ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से तो इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है और जिसके 3 रीजन्स हैं। एक तो इंडिया अपने आस पड़ोस के देशों को मटेरियल एड देता है, यानी पैसों की या फिर दूसरी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की एड देता है। दूसरा रीजन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आस पड़ोस के देशों की पॉलिटिक्स में इंडिया का इन्फ्लुएंस है। तीसरा हिस्टोरिकल टाइज, आस पड़ोस के देशों के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। हिस्ट्री जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन देखो, कोविड-19 की इस सेकेंड वेव के बाद आस पड़ोस के देशों को मटेरियल एड देने की क्षमता इंडिया की कम होगी, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन खुद ही खराब होगी तो वो दूसरे देशों को क्या एड देंगे। दूसरा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो वैसे ही इंडिया का आस पड़ोस के देशों में पिछले काफ़ी समय से कम हो रहा है। जैसे नेपाल की पॉलिटिक्स में पहले इंडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन आज के समय में काफ़ी कम है। तीसरा, हिस्टोरिकल टाइज। हिस्टोरिकल टाइज तो देखो ज्यों की त्यों रहेंगे, हिस्ट्री आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री के दम पर आप अपने आस पड़ोस के देशों को रोक नहीं सकते चाइना के पाले में जाने से। यानी अब और ज़्यादा आस पड़ोस के देश चाइना की गाड़ी में सवार होंगे, ऐसा राइटर का मानना है। और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण? देखो, सेकेंड वेव के कारण चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंडिया की खराब होगी। अब इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा, सरकार के पास रेवेन्यू कम होगा। सरकार के पास अगर रेवेन्यू कम होगा तो सरकार मिलिट्री स्पेंडिंग सरकार को कम करनी पड़ेगी। मतलब एक तरफ सरकार के पास पैसे नहीं है तो मिलिट्री स्पेंडिंग कैसे सरकार इंक्रीज कर सकती है, जबकि अभी तो मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज करने की आवश्यकता थी। चाइना के साथ एलएसी पर टेंशन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो आपकी घर की डोमेस्टिक सिचुएशन खराब हो, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो फिर आप ग्लोबल इश्यूज पर ध्यान देना कम कर देते हो। समझ गए? मतलब राइटर कहना चाहते हैं जब डोमेस्टिक सिचुएशन जब खराब हो, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ी हुई है, एफडीआई कम आ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले के अपेक्षाकृत प्रभावित हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्लोबल इश्यूज पर ध्यान देना कम कर देते हो। तो जिन इश्यूज की हम बात करते हैं, अफगानिस्तान का इशू है या फिर इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस देने की बात है, इन पर इंडिया का ध्यान पहले के अपेक्षाकृत कम होगा, डोमेस्टिक इश्यूज पर ज़्यादा होगा, ऐसा राइटर बोलते हैं। इवन क्वाड जिसको लेके इंडिया काफ़ी उत्साहित था, क्वाड को लेके भी इंडिया का जो इंथुजियाज्म है, उत्साह है, वो कम हो सकता है। दूसरे देश भी अब एक बार फिर से इवेल्युएट करेंगे
कि कमजोर सिचुएशन में इंडिया क्वाड में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। देखो ये बात तो सच है कि विभिन्न मेजर कंट्रीज ये चाहते हैं कि इंडिया फेल ना हो। विभिन्न बड़े देशों को इंडिया से उम्मीदें भी हैं, इसीलिए विभिन्न देश इंडिया को एड भी भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इंडिया इस सिचुएशन से इमर्ज होके आए। बट देखो फिर भी कई सारे ऐसे देश जो इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बैलेंसर के तौर पर देख रहे थे, शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस अब इंडिया से उतनी ज़्यादा ना हों। ऐसा क्यों? जैसा देखो हमने पहले डिस्कस किया कि कोविड-19 की इस सेकेंड वेव के बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आएगा, एफडीआई में कमी आ रही है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगी। यूपी में 2022 में इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस हैं 2024 में, तो इन इलेक्शन से पहले कम्युनलिज्म इंक्रीज हो सकता है, विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच पोलराइजेशन हो सकता है, तो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच अब फॉरेन पॉलिसी को लेकर सहमति है जैसा कि पहले हुआ करता था। ऐसी सिचुएशन में सरकार फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कोई नई इनोवेशन नहीं लेके आएगी। सरकार का फोकस, जैसा हमने डिस्कस किया, डोमेस्टिक इश्यूज पर ज़्यादा होगा। इसके बाद राइटर कहते हैं इस सेकेंड वेव के बाद चाइना के अगेंस्ट इंडिया का जो स्टांस है वो भी पहले के अपेक्षाकृत नरम पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया खराब सिचुएशन में रहेगा, तो इसलिए उतना एग्रेसिवली इंडिया शायद चाइना को जवाब ना दे सके। देखो कोविड-19 की महामारी के बाद विभिन्न देशों में चाइना के अगेंस्ट माहौल जरूर बना, लेकिन अभी भी विभिन्न देश चाइना के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है चाइना का कोई विकल्प नहीं है। यूएसए की बात करें, जो इंडिया के साथ मिलके, इंडिया समेत दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाइना का सामना करना चाहता था। हो सकता है कि यूएसए के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ अच्छे हो जाएं या फिर रिकैलिब्रेट हो जाएं। फाइनली राइटर ये कहते हैं कई सारे एक्सपर्ट्स जो ये बोल रहे थे कि कई सारी कंपनीज जो चाइना को छोड़ रही हैं उनके लिए इंडिया एक विकल्प हो सकता है, अब वो एक्सपेक्टेशंस भी धूमिल होंगी। यानी विभिन्न एक्सपर्ट्स को लगेगा कि नहीं, चाइना का विकल्प इस मामले में इंडिया नहीं हो सकता है। इसके बाद राइटर ये भी कहते हैं देखो अब इंडिया जो विभिन्न देशों से एड ले रहा है, अब बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बात करें, एड लेना मतलब किसी का एहसान लेना। अब आप किसी का एहसान ले रहे हो तो कल को आपकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है वो भी तो प्रभावित होगी ना। जैसे कि अब रशिया ने आपको मदद दी, यूएसए से पहले ही रशिया ने मदद भेजी, तो कल को रशिया भी बोलेगा कि देखो हमने आपको मदद यूएसए से पहले भेजी थी, यूएसए तो शुरू में आनाकानी कर रहा था, काफ़ी समय के बाद यूएसए ने मदद भेजी। तो इंडिया को प्रेशर के चलते नेगोशिएशंस में अपना स्टांस थोड़ा नरम करना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर कहते हैं क्राइसिस तो देखो हैं, लेकिन इन क्राइसिस में नए थिंकिंग की आवश्यकता है। सार्क को इंडिया फिर से रिवाइव कर सकता है, जैसे कोविड-19 की फर्स्ट वेव के बाद सार्क का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी प्रकार से चूंकि इंडिया में सेकेंड वेव है, बाकी देशों को भी डर है, इंडिया के आस पड़ोस के देशों को, तो इंडिया अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकता है आस पड़ोस के देशों के साथ कोविड-19 के बारे में। और समिट अगर ऑर्गेनाइज होता है सार्क का, तो उसमें हेल्थ पर फोकस किया जा सकता है, हेल्थ, रीजनल कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन सब इश्यूज़ पे फोकस किया जा सकता है, ताकि अपने आस पड़ोस के देशों के साथ कोऑपरेशन इंडिया बरकरार रखे। ये राइटर का सजेशन है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आर्टिकल थोड़ा नेगेटिव है, व्यूज़ हैं राइटर के। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि कोविड-19 कि इस सेकेंड वेव के बाद, महामारी के बाद इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, एटलीस्ट इन सब पॉइंट्स को हम चैलेंजेस की फॉर्म में बता सकते हैं। राइटर तो मानते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हम इन्हें चैलेंजेस की फॉर्म में बता सकते हैं, ये चैलेंजेस हमारे लिए आने वाले हैं आने वाले समय में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेट शटडाउन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो यूके बेस्ड एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है जिसका नाम है टॉप 10 वीपीएन। इस ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2020 में इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन्स हुए उनसे इंडिया को
ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को 4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और 4 बिलियन डॉलर्स में से 2.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान तो अकेले इंडिया को हुआ, यानी 70% नुकसान तो इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से इंडिया को ही हुआ पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में देखो 2020 में ऑलमोस्ट 75 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया। इस ग्रुप की रिपोर्ट में स्पेशल मेंशन किया गया है कश्मीर का। अब तो कश्मीर में इंटरनेट रीस्टोर हो गया है, लेकिन जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था, उसके बाद लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। 2G की सर्विसेज रही जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले देखो हम रूल्स जान लेते हैं इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। क्या रूल्स क्या हैं, कौन आदेश दे सकता है इंटरनेट शटडाउन का। देखो इंटरनेट शटडाउन में इंटरनेट बंद करना, स्पीड कम करना, सोशल मीडिया के एक्सेस को रोकना या फिर कुछ वेबसाइट्स के एक्सेस को रोकना, सब आते हैं। मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं, ये भी इंटरनेट शटडाउन का एक फॉर्म है। तो देखो इंटरनेट टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत सिर्फ यूनियन या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी जो हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। और जब वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश देंगे तो उनको रीजंस भी बताने होंगे कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कई बार अगर सर्कमस्टांसिस बिल्कुल अनअवॉइडेबल हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा डेजिनेटेड जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के ऑफिसर हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। और देखो हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एक नोडल ऑफिसर डेजिनेट करना होता है जिससे सरकार डील करती है। उस नोडल ऑफिसर को सरकार कम्युनिकेट करती है कि भैया इंटरनेट शटडाउन कर दो इस जगह पे। समझ गए। तो हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इसके लिए एक नोडल ऑफिसर डेजिनेट करना होता है जो सरकार के साथ कम्युनिकेट करता है। और देखो जब यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी इंटरनेट शटडाउन का आदेश देते हैं, अगले ही दिन उनको ये आदेश एक रिव्यू कमेटी के पास भेजना होता है और वो रिव्यू कमेटी देखती है क्या ये इंटरनेट शटडाउन का जो आदेश पास किया गया है ये टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 5 क्लास 2 को कंप्लाई करता है या फिर नहीं करता है। अब क्वेश्चन उठता है इस रिव्यू कमेटी में कौन होता है। अगर देखो सेंट्रल लेवल पे ऑर्डर पास किया गया है तो रिव्यू कमेटी में होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी। और स्टेट लेवल पे अगर ऑर्डर पास किया गया है तो रिव्यू कमेटी में होंगे चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब होम सेक्रेटरी के अलावा कोई और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग होंगे रिव्यू कमेटी में जो रिव्यू करेंगे उस आदेश को जिसको पास किया गया है स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा इंटरनेट शटडाउन का। अब देखो बात आती है आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। आप आसानी से बता सकते हो इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है। हेट स्पीच, फेक न्यूज़, इनको रोकने के लिए, या फिर कई बार पीस एंड पब्लिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, एकदम से लाल किले पर प्रोटेस्टर्स आ गए, बहुत बार दिल्ली में जैसे राइट्स हुए थे, तो सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। उस समय सरकार का फोकस ये होता है कि ऐसी वीडियोस को या फिर फेक न्यूज़ को बढ़ने से रोकना जिससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सरकार का कहना था नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र हमने इंटरनेट सर्विसेज ढीली की हैं, मतलब 2G सर्विसेज चल रही थी। शुरू में इंटरनेट बंद था, बाद में 2G सर्विसेज काफ़ी समय तक रही, तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला सरकार देती है। उसके बाद काफ़ी बार व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाहें फैलती हैं। उन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए, जैसे बेंगलोर में कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ अफवाहें फैली थी, तो उन अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन सरकार के द्वारा लगाया गया था। ये रीजंस हैं, आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। थोड़े आपस में मिक्स्ड रीजंस हैं, लेकिन आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी एक पॉइंट है, ये रूमर्स एक पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं शटडाउन्स के अगेंस्ट। ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं,
क्योंकि देखो अब तो राइट टू इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे दिल्ली में इंटरनेट शटडाउन हुआ और इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी न जाने कितने स्टार्टअप्स ने काम करना बंद कर दिया, इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स, न जाने कितनी एप्लीकेशंस ने गूगल प्ले स्टोर पर काम करना बंद कर दिया या फिर ठीक से वो काम नहीं कर पाई इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से। नेक्स्ट, फेल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अभी तक देखो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से सरकार अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती है, यानी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे पता लगे कि हाँ सरकार ने लैंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया हो इंटरनेट शटडाउन की वजह से या फिर अफवाहों को फैलने से रोक लिया हो। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इंटरनेट शटडाउन की काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि काफ़ी सारी सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये ठीक से सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती। इवन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी एग्रीकल्चर से संबंधित अवेयरनेस सर्विसेज जो सरकार प्रोवाइड करती है किसानों को, वो भी बाधित होती हैं, उनमें भी डिसरप्शन आता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई जजमेंट है इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये कहा था कि आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, और अगर इंटरनेट को आप शटडाउन करते हो तो ये फंडामेंटल राइट एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा था इंटरनेट शटडाउन के जो आदेश हैं उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, और इवन इंटरनेट शटडाउन की वजह से ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाता है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ये भी बाधित होता है। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो सरकार को हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इंटरनेट शटडाउन करने के अलावा भी कोई दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंश्योर करने में या फिर पब्लिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। गवर्नमेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए कि हाँ सिचुएशन तो इंप्रूव हो गई, नुकसान इससे कितना हुआ। इस दृष्टिकोण से हमेशा सरकार को दूसरे अल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए। वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इंटरनेट शटडाउन को पहले से कंसिडर करना चाहिए ताकि वो बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें अपने बिजनेस को। इसके अलावा देखो सरकार को रीजंस बताने चाहिए ताकि जनता भी स्क्रूटिनाइज कर सके कि क्या आर्गुमेंट्स दिए गए सरकार ने, मतलब इंटरनेट शटडाउन करते वक्त क्या दूसरे अल्टरनेटिव्स को उस समय सोचा गया था, कितने समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ताकि ना सिर्फ जुडिशरी बल्कि जनता भी इन डिसीजंस को आसानी से स्क्रूटिनाइज कर सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।